हेलो दोस्तों, मंगलवार का दिन और आज सीए तपन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मार्केट आउटलुक और आपकी काफी सारी क्वेरीज जो आई है उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो मार्केट की बात करें, मार्केट में इतना कुछ मूवमेंट नहीं है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, पोजीशन सब लोग हल्की कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी रहे कितने 4 दिन इलेक्शन को रहे। बहुत कहते हैं ना कि विक्स इंडेक्स भी 23 पे है। ओवरऑल वॉलिटिलिटी थोड़ी रहेगी नेक्स्ट 3-4 दिन के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब सैटरडे एग्जिट पोल का रिजल्ट आएगा, मंडे को आप देखना कि अकॉर्डिंगली सेटल होने को ट्राई करेगा मार्केट। लेकिन आपको भी पता है एग्जिट पोल का रिजल्ट जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्ट हो 4 जून को। So, देखना रहेगा 4 जून के बाद क्या होगा। बट एज ए इन्वेस्टर गाइस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले लेना चाहता हूं मैं। वो है कि काफी निवेशकों का ये क्वेश्चन था कि क्या ये स्मॉल कैप जो इस साल में बहुत भागे और बहुत अच्छा खासा भागे, क्या इनकी रैली भी कंटिन्यू रहेगी आगे जाके। तो चलिए बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स की। और ओवरऑल स्मॉल कैप आप देखो, इसने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को और इवन बीएससी को। काफी हद तक करना बड़े स्टॉक्स को आउट परफॉर्म किया। रीजन क्या है? देखो, एट द एंड ऑफ द डे 5,000 कंपनीज होती है, उसमें से आप गिन लो 250-300 समझ लो लार्ज कैप है, बाकी सब मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। उसमें भी कुछ हजार कुछ 1,500 मिड कैप में, बाकी अगर 3,000 की बात करो तो वो ऑलमोस्ट स्मॉल कैप हो गए। और स्मॉल कैप में से काफी सारे स्टॉक्स हो गए जो यहाँ से स्मॉल कैप से मिड कैप हो गए, मिड कैप से लार्ज कैप हो गए। सो ओवरऑल अगर आप कभी भी ग्रोथ पोटेंशियल की बात करते हो तो ऑफकोर्स स्मॉल कैप में हमेशा सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। लेकिन स्मॉल कैप को एनालिसिस करना भी सबसे टफ होता है, क्योंकि उसके कोई रिसर्च रिपोर्ट्स नहीं होते हैं, उसके कोई मैनेजमेंट रिव्यू का उतना कमेंट ही नहीं आती है। आपको अपना नॉलेज काफी यूज करना होता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे स्मॉल कैप है और क्या मुझे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना। क्योंकि ओवर द टाइम मैंने देखा है कि काफी इन्वेस्टर ले तो है स्मॉल कैप लेने के लिए, क्या है यार, किसी ने एडवाइस दिया आपने ले लिया, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं होता कि भाई अंदर है क्या, कंपनी कर क्या रही है, मैनेजमेंट कर क्या रही है। तो वो चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। स्मॉल कैप करना तो बेस्ट थिंग है। देखो, अगर आप बोलोगे ग्रोथ कहाँ है, तो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप में है। लेकिन जो कहते हैं ना कि चांसेस ऑफ सक्सेस बिकम वेरी लेस, नॉट लेस बट इट इज रिजनेबली लेस कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप, क्योंकि वहां अपने इतने सारे हजारों स्टॉक में से आपको कुछ स्टॉक सिलेक्ट करना है। इसलिए आपका जो एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप रिकमेंडेशन भी ले रहे हो किसी और से, प्लीज प्लीज खुद का एनालिसिस करके ही आप लीजिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आप फंसोगे तो बहुत गंदी तरह से फंसोगे। स्मॉल कैप स्टॉक कैसा है कि डबल भी हो सकता है 3 महीने में और आधा भी हो सकता है 15 दिन में, जबकि लार्ज कैप ऐसे नहीं होते हैं। जबकि मिड कैप भी उस तरह से नहीं भागते जिस तरह से स्मॉल कैप भागते। तो ये और माइक्रो कैप है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो स्मॉल कैप ईटीएफ में डाल दो या निफ्टी जूनियर में डाल दो, वो सब है, या म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड है वहां डाल दो। अगर आप चाहते हो कि कैसे इन स्टॉक को एनालिसिस करना है, तो आप हम नीचे मैंने लिंक दिया है उनको, वो सेशन को अटेंड कर सकते हो। मैं ये वीकेंड में भी करने वाला हूँ फ्री, तो आप वो सेशन अटेंड, आपको पता चलेगा किस तरह से करते हैं। तो मैंने लिंक दिया है नीचे, क्लिक करके देख सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो स्मॉल कैप में ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन बस वही है कि आपका एनालिसिस और वे ऑफ रिसर्चिंग अ स्टॉक शुड बी वेरी गुड। एंड अगेन गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर आप बोल रहे हो कि भाई मुझे 18% ही चाहिए, तो भाई आप इंडेक्स में डालोगे तो भी आपको 15-16% मिल जाएंगे, करेक्ट। और आप बेसिकली एलोकेट कर सकते हो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बिटवीन, ओके। जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई मेरा 20% चाहिए, तो आप 40% लार्ज कैप में कर सकते हो, 30% मिड कैप में, 30% स्मॉल और माइक्रो कैप में कर सकते हो। उस तरह से भी जा सकते हो। अपना रिस्क प्रोफाइल देख के इन्वेस्ट करो, ना कि दूसरे का रिस्क प्रोफाइल देख के, नहीं तो अगर कुछ गलत गया तो प्रॉब्लम है इसमें। स्मॉल कैप देखो, होता वर्ड फैंसी है, काफी लोग बोलते हैं ना मल्टी बैगर स्मॉल कैप स्टॉक, मल्टी बैगर मिड कैप स्टॉक। अरे भाई, मल्टी बैगर ऐसे थोड़ी पता चलता है। आज आप इन्वेस्ट करोगे, 5 साल 10 साल बाद जब आप हाइंडसाइट में देखोगे, हाँ भाई ये स्टॉक 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, तब जाके आप बोलोगे कि हाँ ये मल्टी बैगर है। आज से यहाँ से कोई भी दुनिया में एक भी ऐसा बंदा नहीं जो बोलेगा ये स्टॉक मल्टी बैगर नहीं। ये एक एजम्पशन है कि वो मल्टी बैग बनेगा। अगर आप एग्री करते हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि आप एग्री करते हो कि नहीं इस बात को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्योंकि मार्केट में सब लोग आके बोलेंगे भाई मल्टी बैगर स्टॉक ले लो, हम लोग आपको रेकमेंड करते हैं, जैसे टीवी चैनल्स में बोलते हैं ये जाके मल्टी बैगर होगा, ये होगा। लेकिन भाई किसी को पता नहीं होता है। तो इस चीज़ में आपको एज़ ए निवेशक, एज़ ए इन्वेस्टर बहुत ही ध्यान से इन्वेस्ट करना है। जस्ट कैरिड अवे मत हो जाओ कि किसी ने बोला मल्टी बैगर यानी बस कूद पड़ो और आँखें देखे बंद करके इन्वेस्ट करना चालू। नहीं, ऐसा मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और खास करके स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक, माइक्रो कैप में तो और प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो क्या होता है जब कंपनी छोटी होती है ना, तो आपको पता नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर है कि नहीं है, अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट की कमेंट क्या है। अगेन वो लोग है ना ज़्यादा कॉल करते नहीं है, ज़्यादा गाइडेंस देते नहीं है। ये सब चीज़ों की वजह से ना स्मॉल कैप और माइक्रो कैप को एनालाइज़ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विसेज़ देता हूँ, तो उसका भी लिंक नीचे आप देख सकते हो। लेकिन उसमें हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो अगर मैं 20 स्टॉक स्मॉल कैप का रिव्यू करता है, वहां से मुझे 2 या 3 की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है, 17-18 की तो मिलती ही नहीं है। तो मुझे जाने देना पड़ता है क्योंकि कहाँ से लाए इतनी इंफॉर्मेशन, करेक्ट? और क्या होता है कि जब आप मैनेजमेंट से बात करते हो, मैं ऑनेस्टली आपको रिप्लाई दे रहा हूँ यहाँ, कि जब हम लोग क्लास में भी जब एज़ अ मैं रिसर्च एनालिस्ट था, पोर्टफोलियो मैनेजर था, जब मैं मैनेजमेंट से बात कर, मैनेजमेंट तो हमेशा अच्छा ही बोलेगी ना। वो कहाँ कभी आके बोलेगी कि भाई हमारे कंपनी में तो ये प्रॉब्लम है, वो कोई बोलती नहीं है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और उससे क्या होता है, मैंने एक चीज़ देखी, जब आप मैनेजमेंट को मिलते हो ना, और मैनेजमेंट आपका पूरा देखो, दे आर वेरी गुड ओरेट नो मार्केटिंग पीपल, एट द एंड ऑफ द डे देखो हम अपने कंपनी को आगे, उनको पता है क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और अपने जैसे एनालिस्ट तो पूरे दिन वहाँ जाके बैठे रहते हैं। तो उनको उस तरह से घुमा-फिरा के बोलेंगे ना, तो आप कन्विंस हो जाओगे, हाँ भैया ये कुछ बड़ा करेगा, बुझ लेकिन वो उसी तरह से वो लोग डिस्क्राइब करते हैं जिससे आपको लगे कि कुछ बड़ा होने वाला है। अंदर क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता चला। तो कभी-कभी मैनेजमेंट से आप इन्फ्लुएंस भी हो जाते हो। दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि ओवर द टाइम मैंने देखा है। तो कभी-कभी आपको मैनेजमेंट से भी एक डिस्टेंस रखना पड़ता है अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द कोई भी मैनेजमेंट बोलता नहीं है कि नहीं भी हमारे कंपनी में सब लोग देखो, वो सीईओ ही क्या जो कंपनी के बारे में अच्छा ना बोले, अगर सीईओ ही अगर गलत बोलेगा तो सीईओ सीईओ थोड़ी रहेगा। करे क्या सीएफओ की बात करे या कोई भी ऑफिसर की बात करे, तो एट द एंड ऑफ द डे जब वो आएंगे तो वो तारीफ ही करेंगे कंपनीज की। इसलिए बात ये भी होती है कि जब आप कभी गाइडेंस देखते हो, तब कंपनी के गाइडेंस देखते हो और ये सब देखते हो, तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना है कि वो क्या बोलना चाहते हो, रियलिटी में क्या हो रहा है। कभी-कभी मैनेजमेंट बहुत ही ऊपर-ऊपर बोलते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और डिलीवरी क्या होती है 2 साल 3 साल में कुछ नहीं होती है। और वो कहते हैं ना दिखाने के कुछ होता है और होता कुछ है। तो ये सब चीज़ों की वजह से ना और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। देखो ये मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। होप आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो हम लोग वीडियो रोज़ 4 बजे ये करते हैं, क्योंकि ना मार्केट के बाद कि आपको एक नॉलेज मिले क्या चल रहा है मार्केट में और आपको क्या करना चाहिए। ऑल्सो मैं आपकी क्वेरीज़ लूँगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे माय मेन मिशन इज़ थ्रू दिस कि आपको एक एक फ्रेमवर्क मिले जिससे आप आगे जाके स्टॉक को एनालिसिस करें। और कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जब आप कुछ भी स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप में देखो, खास करके आज तो हम लोग स्मॉल कैप के बारे में बात की। पहलू बोला था मैंने मैनेजमेंट के लिए। दूसरा एक पहलू जो आपको होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अब आप बोलोगे यार तपन मैं तो इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं कहाँ से ये सब देखूँ। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसलिए ध्यान देना पड़ता है, कभी-कभी देखो यार कंपनी छोटी है तो आप बोलोगे बुक्स को कुक भी किया जाता है कि यार घुमा फिरा के भी लिख कर सकते हैं। अब सीए को भी पता ना चले और वो ऑडिटर साइन कर रहा है और क्योंकि और अंदर कुछ हो तो पता नहीं है, लेकिन बुक्स में भी आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह का सेक्टर है, उस तरह के कितने उनके क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, कितना पेएबल्स है, कितना लायबिलिटीज है, ओके, कंटिंजेंट लायबिलिटीज कितनी, ये सब चीजें बहुत ध्यान से देखो। क्योंकि क्या होता है कभी एट द सरफेस आपको लग रहा है कि हाँ भाई प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी जा रही है, लेकिन नीचे सब पुल्लम पोल है, यानी साला कुछ वो है, वैक्यूम है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। तो उन चीजों में से बहुत ही आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि काफी सारे पीछे भी आपको पता है कि कितने सारी कंपनी में गफला हुआ है, उन्होंने बुक्स कुक की है। तो ये सब चीजें भी पीएनएल बैलेंस शीट, उनके पीयर्स। और दूसरा एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई स्मॉल कैप स्टॉक्स में सिलेक्ट करो ना, आगे जाके उसमें ना जो लीडर होता है ना उसको सिलेक्ट कीजिए।
वो सेक्टर का लीडर हो तो बेटर है, क्योंकि एक लीडर जो होगा ना वो सेक्टर का और वो स्मॉल कैप है तो चांसेस वो है कि वो आगे जाके ग्रोथ देगा, ठीक है? और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन बाद में काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप जब स्मॉल कैप स्टॉक रिव्यू करें, मेरे हिसाब से सही में, और मैं ये 100% एग्री कर रहा हूँ इस चीज़ में कि अगर वेल्थ बनती है तो स्मॉल कैप से बन, क्योंकि जो स्मॉल कैप होता है ना वो 100 गुना भी हो सकता है, 200 गुना, 300 गुना। लेकिन कोई लार्ज कैप होगा वो 5 गुना, 10 गुना होता है, या चलो 50 गुना होता है, लेकिन 200-300 गुना तो होता है स्मॉल कैप। और अगर आपके हाथ में नीचे के लेवल पे स्मॉल कैप आ गए तो बल्ले-बल्ले। आप देखो, 15 स्टॉक डालोगे, मैं तो बोलूँगा ब्रेक इवन 15 में से अगर 3-4 भी अच्छे मल्टी बैगर आ गए, आपकी नैया पार है। आप इज़िली 20-25% से ऊपर कमाओगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको होमवर्क करना है, थोड़ा समझना है कैसे स्टॉक लेने हैं, क्या करना है और उस तरह से आगे जाना है। तो होप आपको ये एनालिसिस आपको थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। आपको कुछ और जानना है तो डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, और आपके कोई और क्वेश्चन्स हो स्टॉक रिलेटेड तो वो भी आप सेक्टर रिलेटेड आप डाल सकते हो। अब चलिए बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। काफ़ी क्वेश्चंस कल आए तो चलो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन आंसर में मैंने देखा, पहला एक क्वेश्चन है मिस्टर नरोत्तम लाल गुप्ता 3122। सर टेल मी अबाउट सुंदरम फाइनेंस एंड बालाजी अमीन। अच्छा, सुंदरम फाइनेंस एंड बालाजी अमीन। पहले सुंदरम फाइनेंस की बात करें, ये स्टॉक ने अच्छा खासा मूवमेंट किया है इस साल में। ओके, इनका प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छा था ओवरऑल और सेल्स भी हाइक है। लेकिन क्या हुआ है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी कुछ 9% से गिरा है, बढ़ा है, सॉरी, पिछले 3 साल में, और स्टॉक का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा है। अगर मैं बात करूं, सेल्स इस साल के ऑलमोस्ट 32% से, प्रॉफिट कुछ 13-14% से बढ़ा है। लेकिन उनका जो स्टॉक प्राइस जो होता है ना वो काफी हद से बढ़ा गया है ना, ऑलमोस्ट 75% से बढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल स्टॉक ने अच्छा खासा गेन ऑलरेडी कर चुका है। स्टॉक अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुंदरम फाइनेंस की बात करूं मैं, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो पी भी ओके है, थोड़ा ज्यादा है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी थोड़ी ज्यादा ओके है। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से ना आप जरा रुकिए सुंदर नवरत्न जी की, एक बार देख लीजिए कि 1-2 क्वार्टर कैसे रिजल्ट आए, अभी होल्ड कीजिए, अभी सेल करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, सुंदरम फाइनेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी ट्रेजेटरी में और रिजल्ट भी समा वो अच्छा दे रहा है। चलो अब बात करते हैं दूसरे उनका जो वो था कि बालाजी अमाइंस। देखो गाइस, अच्छा दूसरी बात, मैंने देखा है कि काफी सारे व्यूअर्स ने नो 5-5 10-10 स्टॉक एक साथ दे। देखो यार, मैं 1 या 2 स्टॉक एनालिसिस कर पाऊंगा पर हेड, अब 5-6 स्टॉक्स एनालाइज करना थोड़ा मेरे डिफिकल्ट हो जाता है, या तो मैं फिर ऐसे ही बोल दूंगा। देखो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा वो केयरफुल लीजिए। चलिए बालाजी अमाइंस की बात करें तो भाई बालाजी अमाइंस एक टाइम पे बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक था, लेकिन आपको पता है केमिकल इंडस्ट्री में पिछले 3 साल से कुछ रिटर्न आया नहीं है। अगर मैं सेल्स की बात करूं तो भी फ्लैट है। अगर मैं इस साल के सेल्स की बात करूं तो आई थिंक वो 30% से डाउन है, प्रॉफिटेबिलिटी भी 37% से अराउंड डाउन है। स्टॉक प्राइस तो 1-2% का रिटर्न दिया है। तो अगर मैं देखूं तो ओवरऑल ये स्टॉक है ना काफी हद तक रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या केमिकल सेक्टर में हो रहा है। केमिकल सेक्टर अगर 2-3 क्वार्टर और जरा मुश्किल ही लगेगी, लेकिन जब तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा यूएस लेवल में, यूरोप लेवल में, केमिकल स्टॉक्स ऊपर नहीं आने वाले हैं। अब ऐसी बात नहीं कि ये बालाजी अमाइन का प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपनी में ये प्रॉब्लम चले। अब 2 साल से देख रहे हैं, अब आएगा ऊपर, अब आएगा ऊपर, लेकिन कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सिनारियो हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ये वॉर सिनारियो हो जाते हैं। जैसे अभी वापिस ये जो इजराइल ईरान का वॉर, कुछ ना कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से ये सब के नो है ना, सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज नहीं है। देखो इनका काफी सारे केमिकल सेक्टर का ऑलमोस्ट 80-90% तो एक्सपोर्ट है। तो इसलिए जब तक केमिकल स्टॉक्स में अगर सेक्टर्स में ओवरऑल चेंजेस नहीं आएंगे और ये डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो इन सब स्टॉक्स में भी प्रॉब्लम है। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो करो, लेकिन हाँ, सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट है बालाजी अमाइंस की। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, क्योंकि ये स्टॉक भी अगर आपने देखो 3 साल पहले आई थिंक 4700 का कुछ टॉप बनाया था, अभी कुछ कितना है, कुछ अराउंड 2100 समथिंग है ना। तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया ये 3 साल में बहुत नीचे आ गया, आधे से
ऑलमोस्ट आधा हो गया है। सो अगर आपके पास पेशेंस लेवल है तो प्लीज वेट कीजिए, आगे जाके होपफुली ठीक ठाक होगा, लेकिन अभी सिचुएशन टफ है। अगेन गाइस, मैं एक चार्टर अकाउंटेंट हूँ और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो जो भी मेरे व्यूज है वो जस्ट व्यूज है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, तो खुद अपना रिसर्च करके आप डालना। हमारी रिकमेंडेशन सर्विस कुछ अलग है, जो लिंक में हमने दी है वो आप देख सकते हो, लेकिन हाँ ये सब व्यूज है। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। चलिए अब दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, जिनका क्वेश्चन है, एक मिनट, या रीटा रीटा तलवार की बात है कि सर आई लाइक योर वीडियो वेरी मच, नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू रीटा। उनका देखो रीटा जी, मैं ये बोलूं, बहुत सारे आपने एक साथ स्टॉक्स पूछ लिए, चलिए, लेकिन मैं ऐसे आरईसी, एनटीपीसी, आईआरडीडीए, पीएफसी, आरवीएनएल, मेजागॉन, आईआरएफसी, अशोक लेलैंड, अभी इन सब स्टॉक्स में मैं बताऊं, जैसे आरईसी, एनटीपीसी, आईआरआईडीए, पीएफसी, आरवीएनएल, अब देखो ये सब आपको पता है कि ये सब गवर्नमेंट कंपनीज है। और कल का ही वीडियो अगर आप देखो तो मैंने बोला था कि पीएसयू सेक्टर काम अभी ठीक ठाक चलेगा इनका, क्योंकि मोदी जी इसमें टोटली वेस्टेड इंटरेस्ट है ना। उन्होंने बोला है कि भाई पीएसयू स्टॉक लो, डिफेंस लो, रेलवे लो, रिन्यूएबल्स लो, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो भाई इनके वजह से ना इनका मल्टीपल वैल्यूएशन में काफी आगे जाके ना वैल्यूएशन री रेटिंग हो रही है, उसके वजह से उनको फायदा मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी सबकी नहीं बढ़ रही, कुछ कुछ की बढ़ रही है, कुछ कुछ की नहीं बढ़ रही है। पर लेकिन मेरे हिसाब से ये जो भी स्टॉक्स आपने बोले ना, ये वही कैटेगरी में जहाँ एक अच्छी खासी टेलविंड दिख रही है और अच्छे खासे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। आगे जाके ग्रोथ अगर अच्छा रहा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा। इस क्वार्टर में तो ये सभी स्टॉक्स बोले था, आई थिंक आपको होल्ड ही करना चाहिए। आईआरएफसी भी गिना है, अशोक लेलैंड एक बोला आपने, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था, तो मेरे हिसाब से अशोक भी एक तरह से अभी रखना चाहिए। तो मेरे रीटा जी अभी कोई आपको टेंशन नहीं, आई थिंक ये रुकिए। लेकिन एक चीज है कि अगर कोई एडवर्स रिजल्ट आता है इलेक्शन को, जो भारी अनलाइकली है कि वो होगा, मोस्टली तो मोदी जी ही आएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं। तो लेकिन अगर नहीं हुआ तो शायद इन सब में स्टॉक्स में बढ़ा होगा। लेकिन वही है कि आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखना पड़ेगा। वैल्यूएशन तो है ही एक मैटर का पॉइंट कि हमें वैल्यूएशन देखना पड़ता है, लेकिन आपको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी देखने की भाई इसमें क्या ग्रोथ आगे जाके अच्छी खासी आएगी कि नहीं। देखो, एक होता है ऑर्डर बुक। आप बोलोगे यार आईआरडीए, पीएफसी, आरवीएनएल, सर बहुत बड़े बड़े, सर बहुत बड़े ऑर्डर बुक है, मेजागॉन, लेकिन क्या है एग्जीक्यूशन? आपका क्या एग्जीक्यूशन उस तरह से हो रहा है? अगर एग्जीक्यूशन ही अगर आप डिले चलते जा रहे हो तो फायदा नहीं है। करेक्ट। तो जैसे आईआरडीए की बात करें तो उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, लोन देने की और रिन्यूअल्स है, लेकिन किस तरह से वो दे पाएंगे, इंटरेस्ट रेट का क्या माहौल है। और वो आपको पता है कि वो आरबीआई का वो एक रूल आया था 5% वाला कमीशन, आपको पता होगा आगे, तो वो नहीं देखा तो वो आगे मैंने वीडियो दिया है तो वो देख लेना। लेकिन बेसिकली काफी सारी चीजें उनके एग्जीक्यूशन पे भी आते हैं। तो जस्ट जस्ट डोंट थिंक कि भाई आपका ऑर्डर बुक सही है, आपका ऑर्डर बुक बड़ा है यानी आप बल्ले बल्ले, नहीं, एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। देखो, अगर हम लोग बात करें कि सुजलॉन एक लेवल पे, सुजलॉन विंड एनर्जी तो कब से है, रिन्यूएबल एनर्जी कब से, लेकिन क्यों सब लोग परफॉर्म नहीं कर पाए? क्योंकि वो एग्जीक्यूशन का मैटर आ जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी के मैटर है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी क्या ये मेंटेन कर पा रहे हैं। सो रीटा जी आपको आंसर मिला होगा ये सब क्वेश्चन का। ओके, और रीटा जी आपने बहुत सारे अदर स्टॉक्स है, सॉरी मैं एक साथ नहीं ले सकता, तो नेक्स्ट टाइम आप दो तो एक दो स्टॉक्स देना। ओके, दिलीप जी, ओके, you just given a particular, yes, defense and PSU of course दिलीप जी वो बढ़ेंगे, डिफेंस, दिलीप घोष 5852। हमारी कल की जो बात थी डिफेंस एंड पीएसयू में, क्या ये तेजी बरकरार रहेगी, वही हमारी बात हो रही थी। ऑफ कोर्स ये अभी तक तो परफॉर्म अच्छा करे, आगे जाके भी होपफुली लेट्स सी थिंग्स विल बी बेटर। माधवी बोरकर 3653 का क्वेश्चन है साइंट डीएलएम और इन्फीबीम के बारे में। सो माधवी जी, साइंट डीएलएम ना, आपको भी पता है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। अगर मैं साइंट की बात करूँ ना कि उनका रिजल्ट यानी अगर 3 साल का देखूं तो 24% से ऑलमोस्ट ग्रोथ है।
इवन प्रॉफिटेबिलिटी भी 73% से ग्रोथ है। ओके, 3 साल की मैं बात करूँ तो कंटिन्यूअसली उनका ग्रोथ आ रहा है। इवन सेल्स ऑलमोस्ट नो इस साल की बात करो तो 43 और अराउंड प्रॉफिट भी 90% और का ग्रोथ है, विच इज क्वाइट गुड, विच इज रियली गुड। तो ओवरऑल ये कंपनी परफॉर्म कर रही है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, अच्छा परफॉर्म कर रही है और ओवरऑल उनका शेयर प्राइस भी अच्छा खासा अप है। ओनली द मैटर ऑफ कंसर्न हियर इज के उनका पी बहुत हाई है, विच इज अराउंड 85। अब 85 पी में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑलरेडी ये स्टॉक काफी बढ़ चुका है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप सेल करके निकल जाओ, थोड़ा होल्ड कीजिए। यहाँ से वापस बाई करना मुझे थोड़ा वो लग रहा है कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आगे जाके कैसा है कि ये फिर 85 पी को जस्टिफाई कर पाए। करेक्ट, या तो थोड़ा नीचे आता है तो देख सकते हो, लेकिन कंपनी अच्छी, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली गुड कंपनी। और अगर मैं फाइनेंशियल्स देख रहा हूँ तो वो भी कॉन्स्टेंट मिलेगा। गाइस मैं यहाँ डायरेक्टली मैं आपको बात कहूँ, जबकि आपके क्वेश्चंस और जो होते हैं ना, मैंने कुछ कंपनीज के बारे में ऑलरेडी देख रखा है, नहीं तो एक साथ इतना सारा मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए आपको क्या है कि मैं होमवर्क करके ही आपको बोल रहा हूँ, तो आपके लिए बेटर रहेगा और डायरेक्टली आपको मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ। अगेन ये सब मेरे व्यूज हैं, आप खुद का रिसर्च खींच के फिर इन्वेस्ट करना। मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि सेबी के रूल्स होते हैं। देखो मैं सेबी रिसर्च है तो वो रूल्स अगर प्रॉब्लम आ गया तो सेबी मेरे पीछे पड़ जाएगी। ओके, तो यही है कि आप और मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक ठाक है, कोई मुझे इतना अभी दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन वापस एड ऑन करना इस लेवल पे वैल्यूएशन थोड़ा हाई है और आगे जाके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगर ये सेम मेंटेन हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन हाँ वो मेंटेन होना चाहिए और उस तरह से ग्रोथ भी आना चाहिए। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात थी इन्फीबीम की। इन्फीबीम का मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपके पास में, मुझे ये कंपनी अच्छी लगी। उस मेरे वीडियो के बाद भी काफी ये कंपनी बढ़ गई है। ओवरऑल मुझे ये लग रहा कि ये कंपनी में ना अगर बहुत ही अगर स्टार्टअप की बात करें और पेमेंट गेटवेज की बात करें जैसे पेटीएम और फोन, बहुत कम कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, पेटीएम तो लॉस मेकिंग, लेकिन इन्फीबीम ऑलमोस्ट प्रॉफिट मेकिंग है। इसका रिजल्ट भी ओके रहा है। हाँ एक लेवल पे ये बहुत ही उसका हाई पी चला गया, जब ये मार्केट में आया था तो 111, लेकिन उसमें भी फिर स्पेकुलेटर्स आए और वो धम करके स्टॉक नीचे गिर गया था। लेकिन अगर इसकी बात करूँ ना तो सेल्स अगर बात हो 60% से बढ़ा है, हाँ ना, प्रॉफिटेबली 25%। लेकिन वही है कि अभी अभी देखो तो वो जो पी हाई था और वो अभी 55 के पास खड़ा है। ओके, तो 55 का पी भी कम पी नहीं है। ओवरऑल अगर आप बात करें तो ठीक ठाक पी है। यानी क्योंकि क्या है कि जब हम स्टार्टअप्स देखते हैं तो उनका पी थोड़ा हाई रहता है क्योंकि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा रहता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक ने भी ना ओवरऑल डिसेंटली परफॉर्म किया है, लेकिन हाँ अभी तक प्राइस में उतना दिखा नहीं है जितना दिखना चाहिए। सो अगर आप इन्वेस्टेड हो मेरे हिसाब से ना आप होल्ड कीजिए थोड़े टाइम और थिंक लेट्स सी 1 और 2 क्वार्टर अगर इनका री रेटिंग हो तो, क्योंकि इनका जो वैल्यूएशन जो डीग्रेडिंग बार बार हो रहा है ना, पहले बहुत ही हाई वैल्यूएशन दे गया। अब यही होता है कि आप कौन से लेवल पे एंटर कर रहे हो। अगर बहुत ही हाई वैल्यूएशन में एंटर कर रहे हो तो फिर क्या होता है कि वो अगर वैल्यूएशन नीचे आता है ना तो आपको अच्छा खासी कहते हैं स्टॉक प्राइस में गिरावट आती है। तो ये चीज आपको हमेशा देना, और इन्फीबीम में यही हुआ है। आई थिंक वो 40 क्रॉस हो गया था, बाद में अराउंड 30 के आसपास। अभी एग्जैक्ट मुझे प्राइस पता नहीं है, बट हाँ लेकिन मेरे हिसाब से होल्ड कीजिए। होपफुली यहाँ से बेटर रहेगा, 1-2 क्वार्टर देखना चाहिए, देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। Rajendra, great, Tapan ji, you are giving a great service. Thank you, thanks राजेंद्र जी। अजय मन 923 बोले कि विप्रो में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। विप्रो में 100% मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से तो नहीं। देखो आई एम वेरी मच क्लियर ऑन दैट। विप्रो अगर आप देखो यार, मैं 10 साल का मैं देखूँ ना तो उसका प्रॉफिट पता है कितने से बढ़ा है? 4% से। 4% से प्रॉफिट बढ़ा है। ओके, स्टॉक प्राइस भी अगर देखो तो ठीक है यार, इतना कुछ खास बढ़ा नहीं है, लेकिन मैं क्यों डालूं ऐसे कंपनी जो प्रॉफिट मुझे दिखा नहीं रहा है। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो उसे तो माइनस में चला गया है। यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ना, वो सब की बात है। सेल्स -1 है, प्रॉफिट -3% है। तो इन चीजों में मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भाई मुझे ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे।
क्योंकि अनलेस बिकॉज देयर आर सो मेनी आईटी स्टॉक्स अवेलेबल जिनमें ज्यादा क्षमता है और जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो व्हाई डोंट आई गो एंड इन्वेस्ट इन दैट कंपनीज रेदर स्टिकिंग विद विप्रो। 10 साल से देखो 4% का प्रॉफिट है, ग्रोथ बिल्कुल है, वो कहते हैं ना बड़ी ना इंसाफी है मिलोन, इतना तो यार नहीं होना चाहिए ना एट द एंड ऑफ द डे। तो हाँ विप्रो, अब हम लोग क्या करते हैं, वो पहले पता है आपको वो व्हाट्सअप आता था कि भाई विप्रो ने अगर 20-25 साल पहले आपने इतना इन्वेस्ट किया होता तो इतना, जब मैं स्कूल में था तब भी आते थे, जब कॉलेज में थे तब आता था। लेकिन भाई वो दिन गए विप्रो के, ऑनेस्टली वो दिन, और अभी भी लोग यही मान के, और मैं कितने सालों से, जब से इवन थॉटफुल इन्वेस्ट अब चालू किए, कितने सालों से मैं वीडियो का तो ये सब करता हूँ मैं, तब से मैं विप्रो के नेगेटिव हूँ। लेकिन सब लोग को यही रहती है कि एक दिन विप्रो बढ़ेगा, एक दिन विप्रो, और वो विप्रो कब बढ़ेगा नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन सब लोग बोले नहीं नहीं अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है, सस्ता पीए, 21 का पीए, जबकि टीसीएस और इन्फोसिस आपको 29-30 के पी में मिले, वैल्यूएशन बहुत सस्ता। अरे भाई वैल्यूएशन क्यों सस्ता है? क्योंकि भाई ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो भाई वो तो देखो कि स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, जो अगर आपका स्टॉक परफॉर्म करेगा तो आपको हाई वैल्यूएशन मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको ये देखना है, और वैल्यूएशन में चलो एक बात बताओ मैं आपको, हाई पी कब मिलता है? जब आपका फ्यूचर ग्रोथ है, तो आपका क्या ग्रोथ स्टॉक्स है कि ग्रोथ का ये स्टॉक है कि नहीं है, यानी आगे जाके क्या ग्रोथ दिख रहा है सेल्स में या प्रॉफिटेबिलिटी में, वो सब में अगर दिख रहा होगा तो एनालिस्ट ऑलरेडी इनको बाय कॉल कर, ये स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका होता और ये अभी 25-26 के पी में घूम रहा होता। ग्रोथ नहीं दिख रहा है इसलिए ये कम पी में मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि हर एक का लो पी, लो वैल्यूएशन यानी सबसे अच्छे स्टॉक्स है, नहीं, आपको उसके साथ ग्रोथ भी देखना है, आगे जाके कितना होगा, तभी आप उस पर प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो। विप्रो के केस में यही है, ग्रोथ अभी तक आया नहीं है पिछले 10 साल से, आगे जाके क्या होगा मुझे पता नहीं है। एंड उनका सीईओ भी निकल गया, अब नए आए और पूरा मेस्ड अप है। तो ये सब चीजों से ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। प्रॉफिटेबिलिटी देखो कितने सालों से वहीं पड़ी है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, ठीक है। देन राजेश राजेश बोल रहे थैंक यू वेरी मच सर, आई वांट टू जॉइन योर सेशन। मैंने वो लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके कमेंट बॉक्स में वो जरूर अटेंड करना, वीकेंड में है तो पता चलेगा। और जिसके जो भी हमारे जो रिकमेंडेशन सर्विस के मेंबर्स है गाइस, हमने कुछ चेंजेस किए हैं पोर्टफोलियो में, होपफुली आपको कल मिल गया होगा, और आज भी हमने एक मिल गया, वो देख लेना विदाउट फेल, क्योंकि कुछ चेंजेस आए। चले तो गाइस, थैंक यू वेरी मच, होप आपने आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब, शेयर टू एवरीवन, मैं भूल जाता हूँ बीच में करने का। एंड आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, आई ट्राई टू टेक इट नेक्स्ट टाइम। So do subscribe to our channel. I see you next time. कल मिलेंगे सेम टाइम पे। ओके, सी यू देन। बाय बाय।